बेटा एक चैप्टर है एएस लेवल अकाउंटिंग के अंदर जिसको हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का लिटरल मीनिंग है कि इन्वेंट्री कैसे वैल्यू होती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। बिफोर आई एक्सप्लेन यू गाइज कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता क्या है, आई जस्ट वांट पीपल टू नो कि इन्वेंट्री क्या चीज है। इन्वेंट्री इज द स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड or bought for the purpose of resale yet not sold. इन्वेंट्री वो गुड्स है जो मैंने बनाए हैं या मैंने खरीदे हैं विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, उसको बेचने के लिए, बट वो अभी तक बिका नहीं है। इट्स नॉट येट सोल्ड, वो अभी तक बिका नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ है, इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वो गुड्स होते हैं जो मैंने बनाए हैं या मैंने बाहर से खरीदे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, इसको बेचने के लिए, बट वो अभी तक बिका ही नहीं है। इट्स नॉट येट सोल्ड, इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 2, जिसका नाम है इन्वेंट्रीज। ये एक ऐसा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बताता है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। IAS 2 इन्वेंट्री एक ऐसा IAS है जो बताता है कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। कॉस्ट या NRV दोनों में से जो छोटी वैल्यू है, जो लोअर वैल्यू है, उस पे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना चाहिए। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है कॉस्ट और NRV दोनों में से छोटी वैल्यू के ऊपर, लोअर ऑफ। अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है पता है? कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कितने की वो इन्वेंट्री बनाई या खरीदी, प्लस ऑल कॉस्ट्स एसोसिएटेड टू परचेजेस। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री प्लस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू परचेज। कॉस्ट एसोसिएटेड टू परचेज का मतलब है उस इन्वेंट्री के ऊपर लगने वाला एयर फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम ड्यूटी वगैरह वगैरह, वो सब कॉस्ट में ऐड हो जाती है। और NRV का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। NRV का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। इसका मतलब उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है और उसको बेचने के लिए जो खर्चा लगा है। बेचने के लिए खर्चे का मतलब क्या है? कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या है? कॉस्ट टू सेल का मतलब होता है किसी भी इन्वेंट्री को बेचने के लिए उसके ऊपर लगने वाला खर्चा। फॉर एग्जांपल, अगर वो डैमेज हो गई है तो उसके ऊपर लगने वाले रिपेयर्स, उसके ऊपर लगने वाली पैकेजिंग, उसको बेचने के लिए उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको कॉस्ट टू सेल कहते हैं। कॉस्ट और NRV दोनों में से जो लोअर वैल्यू होती है ना, उस पे हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ये रूल है। कॉस्ट और NRV में से दोनों में से जो लोअर वैल्यू होती है ना, उस पे हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अब कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट प्लस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू परचेजेस, और NRV का मतलब होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। उसको बेचने के लिए जो खर्चा आया है वो माइनस हो जाता है। लेट्स से मैं कहता हूं एक इन्वेंट्री है
उस इन्वेंट्री की कॉस्ट इज लेट्स से 1000, उसके ऊपर एयर फ्रेट यानी एयर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे हैं 200, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी है 100, तो इसका मतलब $1300 उसकी कॉस्ट है। उसी इन्वेंट्री को बेचने के लिए लेट्स से एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज $1800 और कॉस्ट टू सेल, उसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा आएगा उसको बेचने के लिए $200। इसका मतलब द NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज $1600। सो माई कॉस्ट इज 1300 and my NRV is 1600. That means मैं इन्वेंट्री को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगा, NRV पे नहीं करूंगा। दोनों में से जो लोअर वैल्यू होती है उस पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है, दोनों में से स्मॉलर वैल्यू पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है। I always explain cost and NRV with this example. मैं हमेशा कॉस्ट और एनआरवी ना इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से मैं दुबई एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहा था, तो मैंने सोचा एक नया आईफोन ले लेता हूं, पाकिस्तान में बेच दूंगा, वो बिक जाएगा और मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। द फोन आई गॉट कॉस्टेड मी $1000 और मैंने सोचा था इसको बेच के इस पे प्रॉफिट कर लूंगा। लेट्स से मैंने सोचा था आई कैन सेल दिस प्रोडक्ट फॉर $1500। सही है। सो इफ यू रियलाइज द कॉस्ट ऑफ दिस फोन वॉज $1000, मैं पाकिस्तान पहुंचा तो एयरपोर्ट पे मैंने फोन का डब्बा खोल दिया। जब मैंने फोन का डब्बा खोला तो वो फोन मेरे हाथ से गिर गया, और जब वो फोन मेरे हाथ से गिरा इट फेल ऑफ, तो उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई, उसका ग्लास टूट गया। और जब मैं बाहर निकला मैंने अपने दोस्त को फोन दिखाया तो मैंने बोला यार ये फोन तो टूट गया, अब तो ये $1500 का तो बिक ही नहीं सकता, और मैंने $1000 का ये फोन खरीदा है। बोला एक काम करते हैं, इस फोन को बनवा लेते हैं, इसकी स्क्रीन बन जाएगी। तो मैंने बोला इस पे रिपेयर का खर्चा कितना है? इसके ऊपर लगने वाले रिपेयर्स वर $500, $500 पे रिपेयर लगा स्क्रीन ठीक करने का। एंड नाउ आफ्टर रिपेयर्स इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज $1400। अब रिपेयर हो जाने के बाद ये एस्टिमेटेड अब $1400 का बिकेगा। तो माय क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दिस फोन? $1000. What is the NRV, net realizable value, is estimated selling price minus cost to sell it. Estimated selling price is 1400, वो भी उस वक्त जब उसके ऊपर रिपेयर लग रहा है $500 का। The cost to sell this is $500, इसकी रिपेयर कॉस्ट, उसके बगैर ही नहीं बिकेगा। तो my NRV, net realizable value, is $900। अब आप बताओ कॉस्ट लोअर है या एनआरवी लोअर है? इसका मतलब एनआरवी लोअर है और मैं इन्वेंट्री को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एनआरवी पे रिकॉर्ड करूंगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जिसको हम कहते हैं प्रूडेंस। क्या कहते हैं? आपको पता है ना प्रूडेंस क्या कहता है? ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and gains are not recorded until they are realized. और prudence ये भी कहता है assets should not be overstated, profits should not be overstated, एसेट्स और प्रॉफिट्स ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। तो इन्वेंट्री की ज्यादा वैल्यू मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मुझे उसकी कम वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इसको ऐसे समझ लो कि लेट्स से मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है?
I have three products, product A, product B and product C. प्रोडक्ट ए की कॉस्ट इज $1,000 और उसकी NRV इज 1200. प्रोडक्ट बी की कॉस्ट इज $2,000 और उसकी NRV इज 1800. प्रोडक्ट सी की कॉस्ट इज $3,200 एंड NRV इज 3000. अगर आप मुझसे इन्वेंट्री की वैल्यू पूछेंगे तो इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. प्रोडक्ट ए बताओ, कॉस्ट लोअर है या NRV लोअर है? कॉस्ट 1000. प्रोडक्ट बी, कॉस्ट 2000, NRV 1800. NRV लोअर है 1800. प्रोडक्ट सी, कॉस्ट 3200 एंड NRV इज 3000. NRV लोअर है 3000. इसका मतलब तीनों प्रोडक्ट्स की मिला के जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो ये है $5,800. It's always valued at the lower of cost or NRV. हमेशा lower of cost और NRV के ऊपर इन्वेंट्री वैल्यू होती है. और एक बात बताऊं, आपको पता है दुनिया में ना इन्वेंट्री का कोई अकाउंट नहीं होता. अगर है तो वो भी जबरदस्ती बनाया हुआ है, वरना जनरली इन्वेंट्री का ना कोई अकाउंट नहीं होता. जो इन्वेंट्री बिजनेस की होती है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो फिजिकल स्टॉक टेकिंग से काउंट की जाती है कि ईयर एंड के ऊपर किसी बिजनेस के पास अगर इन्वेंट्री पड़ी है तो उस इन्वेंट्री को किसी अकाउंट से उसकी वैल्यू नहीं निकाली जाती. इन्वेंट्री के ना फिजिकल स्टॉक टेकिंग होती है, यानी बंदे बैठ के इन्वेंट्री काउंट कर सकते हैं. इन्वेंट्री की फिजिकल स्टॉक टेकिंग होती है बेटा. इन्वेंट्री का कोई अकाउंट नहीं होता. किसी बड़े बिजनेस के अंदर भी, किसी बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री की फिजिकल स्टॉक टेकिंग होती है. ईयर एंड के ऊपर बैठ के स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है कितना बचा है. और कैश फ्लो के अंदर ना इन्वेंट्री की स्टॉक टेकिंग के 3 असम्पशंस हैं. 3 असम्पशंस के थ्रू स्टॉक टेकिंग की जाती है. एक को कहते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. FIFO, first in first out. It means the inventory which came in first will be sold first. जो इन्वेंट्री पहले आई है वो पहले बिकेगी. फिर कैश फ्लो की दूसरी असम्पशन है इन्वेंट्री को वैल्यू करने की, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो इन्वेंट्री एंड में खरीदी है, जो एंड में मेरे पास आई है, वो पहले बिकेगी. लास्ट इन फर्स्ट आउट. द इन्वेंट्री विच वॉज बॉट इन द एंड वो पहले जाएगी, वो पहले बिकेगी. एंड फिर तीसरी इज एफको, एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. ये 3 कैश फ्लो असम्पशंस है इन्वेंट्री क्लोजिंग कैलकुलेट करने के लिए. और इनके 2 और मेथड्स भी हैं. कैश फ्लो असम्पशंस 3 है, उसमें से भी वी विल ओनली डू FIFO एंड एफको. LIFO दुनिया से खत्म कर दिया गया है. आपके सिलेबस से नहीं, दुनिया से ही खत्म हो गया. Last in first out is no more tested. FIFO and AFCO are tested. But again, just to make it very easy for you, before we jump onto FIFO, LIFO and AFCO, मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा है ना इस FIFO, LIFO और AFCO का मतलब समझ ले. FIFO है first in, first out. First in, first out का मतलब क्या है? जो इन्वेंट्री पहले आई थी वो पहले बिकेगी. लेट्स से ये मेरा स्टॉक रूम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और ये स्टॉक रूम का दरवाजा है. ठीक है, यहां से जितनी इन्वेंट्री आ रही है ना, मैं सारी पाइल अप कर रहा हूं. लेट्स से मैं मार्कर्स बेचता हूं. क्या आदम लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स मार्कर्स. ये सारी इन्वेंट्री मैं रख रहा हूं स्टॉक रूम में. जितनी इन्वेंट्री मार्कर्स की आ रही है मैं अपने स्टॉक रूम में पाइल अप कर रहा हूं. अचानक एक कस्टमर आता है, कहता है सर मुझे 4 मार्कर्स चाहिए. अब मैं उसको सबसे पहले 4 मार्कर्स जो रखे हुए थे ना वो दे दूंगा, द फर्स्ट 4 मार्कर्स.
फिर और इन्वेंट्री मेरे स्टॉक रूम में आई, मैंने पाइलअप करना शुरू कर दी। फिर एक कस्टमर आ गया, बोला सर मुझे 10 मार्कर्स चाहिए। फॉर श्योर उसको यहां से 10 मार्कर्स दे दिए। द इन्वेंट्री विच केम इन फर्स्ट विल बी सोल्ड फर्स्ट, विल गो आउट फर्स्ट। जो पहले आया था वो पहले जाएगा। फिर इन्वेंट्री आई, मैंने पाइलअप करना शुरू कर दी। फिर एक कस्टमर आया, बोला सर 20 मार्कर्स चाहिए। श्योर उसको 20 मार्कर्स दे देंगे। फिर एक कस्टमर आया, 10 मार्कर्स चाहिए, उसको 10 दे देंगे। इन्वेंट्री विच केम इन फर्स्ट विल गो आउट फर्स्ट, लाइक देसी फैमिलीज गेटिंग देयर किड्स मैरिड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बड़ा है उसकी पहले शादी करेंगे, ऐसे ही है ना। द इन्वेंट्री विच केम इन फर्स्ट विल गो आउट फर्स्ट। लीफो में क्या होता है? लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, अब इसके अंदर ना, वैसे तो ये टेस्टेड नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो इज नॉट टेस्टेड, बट अगेन दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेट्स से ये मेरा स्टॉक रूम है और ये उसका दरवाजा है। यहां से इन्वेंट्री आई, मैंने इन्वेंट्री पाइल अप करना शुरू कर दी। लेट्स से मार्कर्स मेरे पास आए, मैंने पाइलिंग अप स्टार्ट कर दी कि भाई ये सारे मार्कर्स हैं, और आई हैव स्टार्टेड पुटिंग इन्वेंट्री इनटू द इन्वेंट्री रूम। लेट्स से, ठीक है। अब एक कस्टमर आ गया, बोला सर 5 मार्कर्स चाहिए। अब जो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है, जो लास्ट इन्वेंट्री मैंने पाइल अप की है ना, वो पहले बेचूंगा। The inventory which came in the last will go out first. And then जो इन्वेंट्री आई वो मैंने पाइल अप करना शुरू कर दी, ये रही। फिर एक कस्टमर आया, बोला सर 10 मार्कर्स चाहिए, 10 मार्कर्स। मैंने उसको ये 10 मार्कर्स दे दिए। जो सबसे आखिर में आए थे वो पहले दे दिए। मुझे ऐसा लगता है लीफो है ना, वो इसलिए से दुनिया से खत्म कर दिया गया क्योंकि जो लास्ट में इन्वेंट्री आती थी ना, वो पहले बिकती थी ना। तो जो इन्वेंट्री शुरू से पड़ी थी, जो इन्वेंट्री शुरू से पड़ी हुई थी, जो पाइलअप हो रही थी, वो तो आउटडेटेड हो जाती होगी, वो तो ऑब्सोलीट हो जाती होगी, खराब हो जाती होगी ना पड़े पड़े, या पुरानी हो जाती होगी। बिकॉज जो इन्वेंट्री एंड में आ रही है, बस आप उसी को बेचे जा रहे हो। तो जो शुरू से इन्वेंट्री पड़ी है वो तो ऑब्सोलीट हो गई, वो तो आउटडेटेड हो गई। एंड देन एफको इज वेरी इजी। एफको के अंदर सारी इन्वेंट्री आती है, फिर कोई लेने के लिए आता है तो मिक्स करके इन्वेंट्री एवरेज कॉस्ट पे बेच दी जाती है। फिर नई इन्वेंट्री आएगी, फिर कोई कस्टमर आएगा, मिक्स करके एवरेज कॉस्ट निकाल के इन्वेंट्री बेच दी जाती है एट एन एवरेज कॉस्ट। ये 3 कैश फ्लो की असम्पशंस हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। फीफो, लीफो एंड एफको, जिसमें से 2 टेस्ट होंगी, फीफो एंड एफको।